नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस को एकदम हिला कर रख दिया है और ये बात कल खुद राहुल गांधी ने संसद में कही। कल राहुल गांधी बजट पर अपनी बात रख रहे थे और इस दौरान उन्होंने मोदी को लेकर, बीजेपी की पूरी राजनीति को लेकर ऐसे हमले किए जिनसे बीजेपी अब खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रही है। आप जानते हैं कि कल राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की बात उठाते हुए बीजेपी पर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें उन्होंने 6 नाम लिए थे और उन नामों में से 4 नामों को आज हटा भी दिया गया संसदीय कार्यवाही से। और ये राहुल गांधी के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि उनके भाषण के किसी हिस्से को हटाया गया है। आप याद कीजिए कि बतौर नेता प्रतिपक्ष 1 जुलाई को राहुल गांधी ने जब संसद में अपना पहला भाषण दिया था, उस दौरान भी राहुल गांधी ने संविधान के प्रति शिव जी की एक तस्वीर और इसको दिखाते हुए उन्होंने जिस तरह से हिंदुत्व का पाठ मोदी सरकार को और बीजेपी को पढ़ाया था, उससे बीजेपी एकदम असहज महसूस करने लग गई थी और उसने खूब हंगामा मचाया था। राहुल गांधी को हिंदुत्व के नाम पर घेरने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी इस कोशिश में कामयाब नहीं हुई। अब 1 जुलाई के बाद कल 29 जुलाई को राहुल गांधी ने फिर एक और बड़ा हमला बीजेपी पर किया और इस बार उन्होंने जिस तरह से चक्रव्यूह को लेकर कई बातें कही और उन्होंने फिर से बजट पे बात करते हुए मध्यम वर्ग की बात उठाई, किसान, अग्निवीर, छात्रों की बात, सारे उन तमाम, और जातिगत जनगणना सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने, इसके अलावा उन्होंने एमएसपी पर जो ऐलान किया और जातिगत जनगणना पर भी कि जब भी यूपीए सरकार आएगी, राहुल गांधी उन्होंने ये ऐलान किया है संसद में कि हम इन 2 बातों को पूरा करेंगे। ये सारी बातें राहुल गांधी की बता रही हैं कि किस तरह से वो बिल्कुल इस शैली में काम कर रहे हैं जैसे वो प्रधानमंत्री हो। हालांकि प्रधानमंत्री हैं मोदी, लेकिन फिर भी लोगों की बात उठाते हुए दिख रहे हैं राहुल गांधी और उधर मोदी अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज ही वो एक और जगह भाषण दे रहे हैं जिसमें वो विकसित भारत की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बजट को लेकर इस बार उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, बजट में जो घोषणाएं की हैं कैसे उससे भारत विकसित बनेगा। तो मोदी जी अपनी लफाजी जारी रखे हुए हैं। इधर राहुल गांधी ने जो भाषण कल दिया, उसके बाद आज बीजेपी नेता जिस तरीके से उन पर हमलावर हो रहे हैं, चाहे वो चक्रव्यूह को लेकर हो, चाहे कमल के निशान को लेकर हो, चाहे हिंदुत्व को लेकर हो, राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले ये बता रहे हैं कि बीजेपी अब पूरी तरह से बैकफुट पर है। तो क्या राहुल गांधी ने मोदी के साथ साथ बीजेपी को भी पूरी तरह से उसका भी कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है? क्या 400 पार की बात करने वाली बीजेपी जब अपने मन मुताबिक सीटें भी नहीं ला पाई, तो अब क्या उसका हाल ये हो गया है कि संसद में वो डरी सहमी रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी, उनका जो आक्रामक तेवर है, उसका मुकाबला बीजेपी अब नहीं कर पा रही है। तो आखिर किस तरह घिर गई है बीजेपी, इसी पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, जैसा हम देख रहे हैं राहुल गांधी कल से लेकर अभी तक बिल्कुल छाए हुए हैं, और छाए हुए मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम और आप ही नहीं हैं जो इस राहुल गांधी के भाषण की चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी इसी की चर्चा कर रहा है, और यहाँ तक कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कल उसने भी अपने प्राइम टाइम में राहुल गांधी को भरपूर कवरेज दी। उसकी मजबूरी कहें या उसकी अब उसने इस हवा का रुख समझ लिया है, इसलिए अब वो राहुल गांधी को पूरा कवरेज दे रही है। राहुल गांधी को अब वो पप्पू जैसी बातों पे न लेकर अब वो कितने आक्रामक हो गए और किस तरह उनके चक्र, मतलब जो राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की बात की, तो अब यही कहा जा रहा है कि चक्रव्यूह में, राहुल के चक्रव्यूह में फंसी बीजेपी। हालांकि राहुल गांधी ने कोई चक्रव्यूह नहीं बनाया, उन्होंने एक सीधी सीधी बात कही और बीजेपी की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। तो राहुल गांधी के 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक, यानी जो नेता प्रतिपक्ष की मैं बात कर रही हूँ, हालांकि वो पहले भी उसी तरह की बात करते रहे, लेकिन अब तो वो संसद में जो बातें कर रहे हैं आधिकारिक तौर पर वो दर्ज हो रही हैं। बीजेपी जिनसे उसको समझ में नहीं आ रही वो बातें, वो हट भी जा रही हैं संसदीय कार्रवाई से, लेकिन लोगों के दिमाग में तो राहुल गांधी अब पूरी तरह से बस चुके हैं, ये नजर आ रहा है। और यहाँ तक कि एक मैं ट्विटर पर एक देख रही थी कि जिसमें एयरपोर्ट पे जो टीवी लगे रहते हैं लाउंज में, वहां भी राहुल गांधी का भाषण चल रहा था, जबकि पहले जो था केवल बीजेपी की बातें हम लोग कई सालों से देखते आ रहे हैं कि वही चलती रहती हैं। ये क्या पूरा देश का माहौल बदल दिया है राहुल गांधी ने? अमलेंदु जी। बिल्कुल संबिता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश का माहौल एकदम बदल दिया है। माहौल ऐसा बदला है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या है।
पूरी सरकार कल राहुल गांधी के भाषण के दौरान बहुत ज़्यादा विचलित दिखाई दी और बहुत कहा जाए कि किंग कर्तव्य विमूढ़ दिखाई दी हमारे लोकसभा स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री दोनों। और पूरी सरकार एक तरीके से कहा जाए वो निरुत्तर नजर आई राहुल गांधी के सामने कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों के जवाब आखिर दे तो दे क्या। भारतीय जनता पार्टी के पास उन सवालों के जवाब है भी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं समिता जी, वो राहुल गांधी के मुद्दे कोई उनके अपने मुद्दे नहीं हैं, वो आम जनता के मुद्दे हैं, आम आदमी के मुद्दे हैं, इस देश के बहुत बड़े अवाम के मुद्दे हैं और लगभग 90% लोगों के मुद्दे हैं जिनको राहुल गांधी उठा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो भूमिका होती है, खासतौर से डेमोक्रेसी में, राजतंत्र में खैर भूमिका अलग हो सकती है, हालांकि राजतंत्र में भी लोक कल्याणकारी राज्य की ही भूमिका समझी जाती है, लेकिन डेमोक्रेसी में तो खास तौर से होती है। तो ऐसे में सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, सरकार अपनी उन जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती है। लेकिन हमने देखा कि अभी तक सरकार जिस तरीके से पिछली सरकारों के ऊपर दोष डालने का काम करती रहती थी और अभी भी उसका वही रवैया जारी है कि 10 साल सरकार में रहने के बाद आज भी आपके पास अपनी सरकार में आपने 10 सालों में क्या किया, इसका कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, वो लगातार सवाल यही उठा रहे हैं कि आपकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्या किया और आपका अगले 5 साल का, अगर आप कहते हैं कि आप 2029 तक चुनाव मतलब सत्ता में हैं, तो आपका अगले 5 वर्ष का रोड मैप क्या है। राहुल गांधी यही सवाल उठा रहे हैं और जनता के मसले उठा रहे हैं, जनता के सवाल रख रहे हैं कि जनता की इन समस्याओं का सरकार के पास क्या निदान है और सरकार इसके हल करने के लिए अपनी कोई जिम्मेदारी समझती है कि नहीं समझती है। ये राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। और हमने देखा कि राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से बजट पे चर्चा के दौरान अपनी बात रखी और जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब एक तरीके से नहीं था। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी ने पूरे देश का एकदम से माहौल बदल दिया है। समिता जी, आप बता रही थी कि ट्विटर पे आपने देखा कि एयरपोर्ट पे राहुल गांधी का भाषण चल रहा है। मैं देख रहा था कि एक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि वो मेट्रो में सफ़र कर रहे थे और मेट्रो में सफ़र के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के भाषण की आवाज़ जो थी वो तेज़ करके मोबाइल पर सुनना शुरू कर दिया। तो सब लोग जो थे मेट्रो में सफ़र करने वाले, वो बहुत गौर से उसको सुनने लगे। यानी आप समझ सकती हैं कि जो मेट्रो में अधिकांश तो मध्य वर्ग ही यात्रा करता है, दिल्ली में तो खास तौर से, या नौकरी पेशा लोग करते हैं। और एक तरीके से कहा जाए कि सबसे बड़ी भक्त मंडली जो मोदी जी की हुआ करती थी, ये मिडिल क्लास ही हुआ करता था। अब अगर वो मिडिल क्लास राहुल गांधी के भाषण को गौर से सुन रहा है, मैंने खुद देखा समित्रा जी कि मैं लिफ्ट में उतर रहा था अपनी सोसाइटी में, और मेरी सोसाइटी पहले थी पूरी भगवामय हुआ करती थी, लेकिन मैं देखा कि 14वीं फ्लोर से एक सज्जन उतर रहे थे, लिफ्ट में भी वो राहुल गांधी का भाषण सुनते वो तो उतर रहे थे। तो ये परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है, यानी कि राहुल गांधी जो मसले उठा रहे हैं वो लोगों के दिल को छू रहे हैं कि ये आदमी ऐसा है कि जो हमारे मसले उठा रहा है और सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ रहा है। जनता यही चाहती है समिता जी, खासतौर से विपक्ष के तौर पे एक नेता से यही उम्मीद करती है कि वो सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल पूछ सके। हालांकि हमारे दोनों सदनों के सभापति जो हैं वो बचाव करने की पूरी कोशिश कर रहे थे सरकार का दोनों जगह, और पूरी भरसक प्रयास किया कि वो सरकार का बचाव हो, लेकिन वो बचाव हो नहीं पाया जिस तरीके से बचाव करना चाहिए था। राहुल गांधी लोकसभा में खासतौर से बहुत ज़्यादा आक्रामक रहे। तो निश्चित तौर पे देश का माहौल बदल रहा है, लोग राहुल गांधी को अब समझ रहे हैं और ये समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति हमारी देश की समस्याओं को चूँकि जानता है और ये समझ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पास फिर उन समस्याओं का हल भी है। राजनेताओं के पास चूंकि समिता जी देश की समस्याओं को समझने का वो नज़रिया नहीं होता है जो होना चाहिए, इसलिए फिर उनके समाधान भी नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहा जाए 22-23 वर्षों से जनता से कटे हुए हैं। भाई 13 साल तो मुख्यमंत्री रह लिए गुजरात के, 10 वर्ष प्रधानमंत्री रह लिए, तो जनता से कोई सीधा संपर्क प्रधानमंत्री का नहीं है। राहुल गांधी लगातार सड़क पे हैं, 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद 6000 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसके बाद लाखों लोगों से राहुल गांधी मिले, समाज के कई वर्गों से मिले और सबसे मिलकर उन्होंने बातचीत की और बातचीत के ज़रिए उन्होंने समस्याएं समझी। उन समस्याओं को ही उन्होंने अपने जो न्यायपत्र कहा, उन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र उसमें शामिल कराया और उसके बाद आज सदन में भी जो मसले उठा रहे हैं तो वो उन्हीं मसलों को उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इससे मौसम भी बदलना है और जनता का मूड भी बदल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह समिता जी कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है कि राहुल गांधी ने देश का माहौल बदल दिया है। जनता राहुल गांधी को सुनना चाहती है और ये जनता समझ रही है कि हमारी बात जो है वो राहुल गांधी कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गई है। ये और ज़्यादा बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ा रही है समिता जी।
जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति रही है, जिसने अभी तक बीजेपी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस वो जो बोलती थी, और बीजेपी का आधार रहा है राम मंदिर, और राम मंदिर के सहारे बीजेपी ने आम जनता को अपने आप से जोड़ा था। ये बिल्कुल ये उस बारे में कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली और उसके बाद जिस तरह से वो पूरे मतलब अब चाहे वो रथ यात्रा का ही नाम है, लेकिन लोगों से जुड़ाव तो उसमें हुआ ही था, और इसी की एक बड़ी वजह की बीजेपी का एक जनाधार बढ़ा और 2 सीटों से वो सत्ता तक पहुंची। लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद बीजेपी में जिस किस्म का अहंकार आया है उसके नेताओं में, और ये वाजपेयी काल की भी बीजेपी नहीं है जो विपक्ष को थोड़ा बहुत सम्मान देती थी। इस बार अब की जो बीजेपी है उसमें तो विपक्ष के लिए बिल्कुल नफरत का माहौल है, और जिस तरीके से राहुल गांधी को खासकर पर ट्रोल किया जाता रहा, लगातार जनता ने उसको देखा, लेकिन वही राहुल गांधी जब उठकर जनता के बीच खुद चले गए तो जनता ने फिर सीधे सीधे उनको भी देख लिया और ये समझ गई कि ये इंसान जो है ये हमारी बात करता है, और इसने लगातार सत्ता देखी है, लेकिन इसके बाद भी इसमें सत्ता का गुरूर, सत्ता का गुमान रंच मात्र भी नहीं है, ये जनता ने खुद देख लिया। और अभी भी राहुल गांधी जनता की बात उठा रहे हैं, जबकि ये काम सरकार में होने के कारण बीजेपी का ज्यादा है। विपक्ष के नेता के नाते राहुल गांधी केवल मुद्दों को उठाकर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि वो न केवल मुद्दों को उठा रहे हैं बल्कि उसकी एक तार्किक परिणति, मतलब कि वो किसी परिणाम तक पहुंचे, इसकी भी कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। और ठीक यही बात उनका जो आम लोगों से जुड़ाव है उसमें भी हम ये देख सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर वो किसानों से मिले और वहां पर जो महिलाएं हैं खेतों में काम करती हैं, उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई, राहुल गांधी ने उनकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की, उन्होंने दिल्ली आने की इच्छा जताई तो उनको दिल्ली बुला लिया, अपने ही संसाधनों से वो ये सब कर रहे हैं। इसी तरह अभी जो उन्होंने सुल्तानपुर के रास्ते में जो मोची रामचेत से मुलाकात की, उन्होंने बताया कि मेरे पास बिजली नहीं है या मशीन नहीं है, तो राहुल गांधी ने और इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा फोन करके उनसे उनका हाल चाल भी पूछा, और इस बारे में वो जो मोची रामचेत हैं उनका एकदम उनके जीवन वो खुद को बहुत ये महसूस कर रहे हैं कि जो लोग पहले मुझसे कभी बात नहीं करते थे या हमको कभी सम्मान से नहीं देखा जाता था, आज उनकी निगाह में हम एकदम बढ़ गए हैं, और वो मशीन मिलने से भी खुश हैं। हालांकि उनके पास ना आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना उनके पास बिजली है, और जब ये बातें भी पता चली तो प्रशासन इस बारे में सचेत हो गया। ये काम प्रशासन का ही है, सरकार का ही है ये देखना कि हर किसी के पास सारी चीजें हों, और मोदी तो दावा भी यही करते रहे कि वो आम आदमी का दर्द महसूस करते हैं, वो खुद गरीब परिवार से हैं इसलिए वो गरीबी को महसूस करते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि गरीबी की बात उठा रहे हैं राहुल गांधी, और मध्यम वर्ग की बात राहुल गांधी उठा रहे हैं, जितने भी आम जनता की जो पीड़ा है उसको राहुल गांधी उठा रहे हैं। और मोदी जो है वो अभी भी अपना एक जो विजन उन्होंने लेकर चला है कि 2047 तक मैं विकसित भारत बनाऊंगा, वो उसी एजेंडे पर अभी भी भाषण दिए जा रहे हैं। आज भी उनका वो कार्यक्रम जारी ही रहा। लेकिन इस बीच राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस पर बीजेपी चौतरफा घिरती जा रही है। राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया उसके बाद आज फिर उन्होंने एक ट्वीट किया है। क्या है वो ट्वीट, उसको देख लेते हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में आम भारतीयों की खाली जेब भी काटी जा रही है। मित्र उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर देने वाली सरकार ने मिनिमम बैलेंस तक मेंटेन न कर पा रहे गरीब भारतवासियों से 8500 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। जुर्माना तंत्र मोदी के चक्रव्यूह का वो द्वार है जिसके जरिए आम भारतीय की कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है। पर याद रहे, भारत की जनता अभिमन्यु नहीं अर्जुन है। वो चक्रव्यूह तोड़कर आपके हर अत्याचार का जवाब देना जानती है। ये राहुल गांधी का आज का ट्वीट है। इसमें उन्होंने बाकायदा जो खाली जेब है उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। ये जो ट्वीट है अमरेंदु जी, ये फिर से मोदी सरकार पर और उसकी नीतियों पर एक तगड़ा प्रहार है। यहाँ राहुल गांधी ने जिस तरह से मध्यम वर्ग की पीड़ा को उजागर किया और ये जो जुर्माना तंत्र की जो बात की है, इसके अलावा भी राहुल गांधी ने जिस तरह से कल बजट का विश्लेषण किया और खासकर मध्यम वर्ग के लिए उन्होंने जो कहा कि आपके कहने पे तो ये ताली बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे और आपने इनकी पीठ में छुरा भोंका। और दूसरी बात उन्होंने जाति जनगणना की। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि राहुल गांधी की ये बातें चुनावी घोषणा पत्र में तो थी ही, लेकिन अभी भी राहुल गांधी उसको जिस तरह से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं एक पत्रकार का विश्लेषण पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने बातें तो बड़ी अच्छी की हैं, लेकिन क्या वो इसको पूरा करने के वादे कर सकते हैं? मतलब पर उनकी भी बुद्धि पे मुझे तरस आ रहा है। वो राहुल गांधी से ही सवाल कर रहे हैं कि क्या आप इन वादों को पूरा करेंगे। राहुल गांधी तो अभी नेता प्रतिपक्ष है, वो कैसे इन वादों को पूरा करेंगे? जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, क्या उनसे मोदी सरकार घिर गई है?
ये सवाल होना चाहिए। अमरिंदर जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जाति जनगणना पर बात अगर करें, राहुल गांधी और निर्मला सीतारमण हंसे तो हंसकर वो अपना बचाव नहीं कर सकती, ना ही वो पीएम मोदी को इस पर बोलने से कुछ बचा सकती हैं। कभी ना कभी तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी आखिर कब तक संसद नहीं पहुंचेंगे? जब तक राहुल गांधी वहां रहेंगे तो हम नरेंद्र मोदी ना आए, क्या ऐसा संभव हो पाएगा आगे भी? देखिए समिता जी, एक तो नरेंद्र मोदी 70 सालों में ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो सबसे कम लोकसभा में गए हैं। तो ये रिकॉर्ड भी नरेंद्र मोदी के नाम बन सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड बनाने पे ही आजकल उतरे हुए हैं नरेंद्र मोदी कि किस किस तरीके से रिकॉर्ड बनाते हैं। तो ये भी हो सकता है राहुल गांधी ने जो कल कहा, और दावे के साथ उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, और नहीं आए। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नहीं हैं, और निर्मला सीतारमण आज संभवतः उत्तर देंगी बजट पे चर्चा का, और उसके बाद बजट पास होगा तो प्रधानमंत्री हो सकता है शायद उस समय आके बैठ जाए निर्मला सीतारमण को सुनने के लिए। लेकिन विपक्ष के लोग तमाम बोल रहे हैं उस समय प्रधानमंत्री नहीं है। और लोकसभा के अंदर जो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने सवाल भी उठाया था कि बजट पर चर्चा हो रही है और वित्त मंत्री प्रधानमंत्री दोनों सदन से गायब हैं। तो ये है, तो ये तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके उसमें नहीं आएंगे। आज जो ये अभी ट्वीट किया है जो आपने सुनाया समिता जी, असल में खबर आई है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उन्होंने जो एक बैंक में मिनिमम बैलेंस रखना होता है अपना सेविंग्स अकाउंट चलाने के लिए, वो सेविंग्स अकाउंट में लोगों का जो मिनिमम बैलेंस नहीं रह पाया उनसे जुर्माने के तौर पे 8500 करोड़ रुपए वसूल लिए, और उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पीएनबी जो है वो सबसे ऊपर है। इस खबर को लेकर राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया और उसको उन्होंने कल के अपने भाषण के उस चक्रव्यूह से जोड़ा, और ये बताने की कोशिश की कि जनता की जेब खाली है, अगर पैसे होते पास में तो जाहिर सी बात है कि वो अपना मिनिमम बैलेंस तो कम से कम अकाउंट में रखते, जो कि शहरी क्षेत्रों में 2500 रुपये, ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 रुपये, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें 5000 रुपये, लगभग सभी सार्वजनिक क्षेत्रों का इसी के आसपास तय है, इतना होता। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर मित्रा जी लोगों के पास 1000 रुपया भी नहीं है कि वो बैंक का अपना मिनिमम अकाउंट मतलब बैलेंस को मेंटेन करें, और शहरी क्षेत्रों में 2500 रुपया भी नहीं है कि वो अपना मिनिमम बैलेंस अकाउंट जो है वो उसका मेंटेन करें। ये राहुल गांधी ने इसकी तरफ इशारा किया और ये बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान किस तरीके से लोगों की जेब काटी जा रही है। आम लोगों के ऊपर जो कर आतंकवाद, जो हालांकि ये शब्द दिया हुआ पी चिदम्बरम का है, कर आतंकवाद, टैक्स टेररिज्म, वो किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और इसको लगातार राहुल गांधी इन मसलों को उठाते रहे। तो आज भी जो राहुल गांधी का ये ट्वीट है ये इस मसले को उठाता है। इसमें उन्होंने उस चक्रव्यूह को जोड़ दिया जो चक्रव्यूह की बात राहुल गांधी ने कल की थी। अब राहुल गांधी ने ये भी बता दिया कि इस चक्रव्यूह को तोड़ना जनता जानती है, चूँकि जनता अभिमन्यु नहीं अर्जुन है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ये समझने की कोशिश कर रही है कि जनता अभिमन्यु है और घेर कर उसका वध कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। जनता अर्जुन है और जनता चक्रव्यूह बनाने वालों के चक्रव्यूह को तोड़ना जानती है, ये राहुल गांधी संकेत दे रहे हैं। जाहिर सी बात है समिता जी, कल उन्होंने जो 2 मुद्दे उठाए थे, एक तो जाति जनगणना का और दूसरा एमएसपी का। तो एमएसपी पे उन्होंने कह दिया कि भाई लीगल गारंटी एमएसपी की बात थी, वो आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसकी बात उन्होंने की और कहा कि ये हम पास कराएंगे। यानी उन्होंने एक संकेत दे दिया कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी स्वयं कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ सकते हैं इस मसले पे, और उसके बाद फिर सरकार के जो साथी सहयोगी दल हैं उनके सामने संकट होगा कि वो किस तरीके से इसका विरोध करें। निर्मला सीतारमण जब कल माथा पकड़ ली, जब उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी एसटी, एससी, ओबीसी नहीं है, तो समित्रा जी देखिए, निर्मला सीतारमण तो खैर वित्त मंत्री हैं और बहुत अच्छी वित्त मंत्री हैं, चूँकि उनके लिए कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कि माता जी तो उत्तर देने में बहुत माहिर हैं। तो वो माता जी जिनको कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो ये भी कहने में माहिर है कि मैं तो प्याज खाती नहीं, तो प्याज की महंगाई से क्या जानूँ। तो माथा उन्होंने इसीलिए पकड़ लिया होगा कि निर्मला सीतारमण कह सकती हैं कि वो तो ना एससी हैं, ना एसटी हैं, ना ओबीसी हैं, तो उन्हें क्या मतलब एससी, एसटी, ओबीसी से। अब देखना ये है कि बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ये कहती हैं कि नहीं कहती हैं कि ना वो एससी हैं, ना एसटी हैं, ना ओबीसी हैं, तो उन्हें इससे क्या मतलब, अब ये देखना होगा। लेकिन राहुल गांधी ने उसको तुरंत देखिए कैच किस तरीके से किया। राहुल गांधी सिर्फ जो है भाषण नहीं दे रहे हैं, सिर्फ स्पीकर की तरफ नहीं देख रहे हैं, राहुल गांधी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी भाव भंगिमा भी नोट कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने तुरंत कैच किया कि निर्मला सीतारमण हंस रही हैं इस बात पे। उन्होंने कहा कि हंसने की बात नहीं है,
देश के अंदर इतने गंभीर मसले पे बात हो रही है, ये हलवा बनाने वाली, और आप जो है इस पे हंस रही हैं। यानी कि आप मजाक बनाना चाह रही हैं कि SC ST OBC का कोई व्यक्ति इन 20 अफसरों में नहीं है। ये राहुल गांधी ने बताया। और सुमित्रा जी, ये संदेश लोगों के बीच चला गया कि इतने गंभीर मसले पे वित्त मंत्री की हंसी जो है वो क्रूर हंसी थी, और इस सरकार के अंदर जनता के सवालों को लेकर और जनता के असली मुद्दों को लेकर जरा भी संवेदनशीलता नहीं है, ये संदेश चला गया। और राहुल गांधी ने तुरंत उसको कैच किया। और इत्तेफाक देखिए सुमित्रा जी कि वो लोकसभा का कैमरा जो है वो भी निर्मला सीतारमण को उस समय दिखाने लग गया। राहुल गांधी को दिखाता कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, तो पता भी नहीं चलता कि सीतारमण जो है वो हंस रही हैं कि वो माथा पीट रही हैं, लेकिन उसने भी उस राहुल गांधी का कट करने के चक्कर में वो असली विजुअल था वो सामने लाकर रख दिया। तो राहुल गांधी कितना स्मार्ट मूव जो है वो लोकसभा के अंदर भी खेल रहे हैं, ये भी आप समझ सकती हैं। तो राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर जो बातें कही हैं उससे भारतीय जनता पार्टी चौतरफा घिरी हुई नज़र आती है। MSP की लीगल गारंटी के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इसका उत्तर नहीं है। आज जब प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि साहब वो 2006 में थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी, आपकी UPA की सरकार थी, आपने उसको लागू नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने इतनी फला की MSP दी, इसकी इतनी MSP दी, उसकी MSP दी, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। यानी एक तरीके से ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस की सरकार ने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की, लेकिन मोदी जी की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी है, ये बताने की कोशिश की। कहानी उन्होंने की लागू कर दी है, लेकिन बताने की कोशिश की कि आपने नहीं किया। तो भाई सरकार में 10 साल से आप हैं, तो 10 साल से आपने क्या किया, सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है ना। सरकार में आप हैं, सवाल आपको देने हैं, या आपकी सरकार की जिम्मेदारी भी अब राहुल गांधी उठाएं कि राहुल गांधी जवाब दें कि आपकी सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। तो ये एक तरीके से सरकार पूरी निरुत्तर होती हुई नजर आई। राहुल गांधी के सवालों के कोई भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास और पूरे मंत्रिमंडल के पास नहीं है। और हंसी में उड़ाने की जो कोशिशें की, वो हंसी में उड़ाने की कोशिशें भी फेल होती हुई नजर आई सुमित्रा जी, क्योंकि राहुल गांधी ने उस हंसी को पकड़ लिया और ये साबित कर दिया कि इनकी हंसी क्रूर हंसी है, और जनता के सवालों पर ये कितने क्रूर हैं, बिल्कुल संवेदनहीन है भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये समझाने में राहुल गांधी कामयाब हो गए सुमित्रा जी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी लगातार अपने हर कोशिश में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जनता की बात कर रहे हैं, उनके जो सरोकार हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं। लेकिन उधर मोदी सरकार में मतलब तमाम लोग, उनकी जो कोशिश है वो किसी न किसी तरह सत्ता में बना रहना, पहली कोशिश उनकी यही है। और दूसरी कोशिश है उनकी कि किसी भी तरह कांग्रेस सरकारों को, पिछली सरकारों को गलत ठहराना। और सबसे बड़ी कोशिश उनकी ये है कि किसी भी तरह गांधी परिवार और खासकर राहुल गांधी को निशाने पर लेना। लेकिन बीजेपी की ये तीनों कोशिशें जो हैं वो सत्ता में तो बीजेपी खैर बनी हुई है, लेकिन बाकी दोनों कोशिशों में वो लगातार फेल होती जा रही है। और यहाँ जो जिस तरह से निर्मला सीतारमण के ऊपर कैमरा घूम गया, तो अब लोकसभा टीवी या जो संसद टीवी वाले हैं वो भी अब ये सोचेंगे कि आखिर हम अब ये खेल बंद करें या जारी रखें, क्योंकि इसको जो राहुल गांधी जब बोल रहे हैं तो उनके ऊपर से कैमरा हटा दिया जाए। ये खेल अगर वो जारी रखेंगे तो उसमें जो सत्ता पक्ष की में जो मंत्री बैठे हुए हैं उनके एक्सप्रेशन सब जनता अच्छे से देख लेगी और ये समझ जाएगी कि आखिर जनता की बात होने पर ये लोग किस तरह के इनके हाव भाव रहते हैं, क्या इनकी भाव भंगिमाएं रहती हैं। राहुल गांधी की जो प्रत्युत्पन्नमति या जो हाजिर जवाबी जिसको कहें, वो कल भी संसद में देखने मिली थी। मीडिया का मसला जब उन्होंने उठाया था, ये वही मीडिया है जो लगातार राहुल गांधी को, उसने पता नहीं बीजेपी के कारण ही राहुल गांधी को ट्रोल करता रहा। लेकिन कल जब उनको एक कमरे में बंद किया गया तो राहुल गांधी सबसे पहले नेता थे जो वहां पहुंचे। पत्रकार भी बाहर उनसे मिलने और ये कहा कि आप हमारी बात उठाइए। और कल राहुल गांधी ने जब बात जो की और उस पर ओम बिरला ने जिस तरह से उन्हें टोका, वो एक बड़ा ही जो हास्यास्पद स्थिति सरकार के लिए भी पैदा हो गई। क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, एक बार इस ट्वीट को देख, मतलब एक बयान को उनके सुन लेते। सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक सर बेचारे, हाँ सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर, बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वो आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊँ सर, नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज।
राहुल गांधी ने कल ये बात उठाई, बेचारे और नॉट सो बेचारे वाली उनकी जो बात है वो एकदम अब ऐसी आ गई कि बहुत सारे जो व्यंगकार है उनको ये कहना पड़ रहा है कि भाई राहुल गांधी आप इस मुद्दे को तो छोड़ दें, कम से कम व्यंग आप मत करें, हमको कम से कम यहाँ पर आने दें। ये राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है। मतलब उनकी जो शैली है, एक तरफ उतने ही आक्रामक, उतने ही दूसरी तरफ उनका चुटीला अंदाज, जबकि मोदी जी की जो एक खीज है, कुड़न है, एक कुंठा है, वो बार बार जाहिर होती जा रही है। और कल राहुल गांधी ने इस मसले को उठाया और शाम तक ये खबर आ गई कि ओम बिरला ने पत्रकारों से बात की और अब से जो पुरानी स्थिति है वो फिर से बहाल हो गई। यानी अब एक जो पिंजरे में जो कैद दिखाया जा रहा था, हालांकि मीडिया वैसे ही पिंजरे में कैद है, बस यही था कि वो पिंजरा दिखता नहीं था। कल मोदी सरकार ने उसको बिल्कुल विजुअल उसका दिखा दिया कि इस तरह से पत्रकार बंद हो सकते हैं, लेकिन शाम होते होते उनको फिर से थोड़ा बहुत कि आप बाहर आ सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। ये बात हो गई। दूसरी बात जो राहुल गांधी ने किसानों के उस पर भी कही थी कि उनको यहाँ आने नहीं दिया गया, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि चलिए उन्होंने जो बाइट दी, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा बोलना यहाँ पर, अपने बयान देना यहाँ पर गलत है और मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, मुझे इसके नियमों की जानकारी नहीं थी। लेकिन आज फिर सोशल मीडिया पर वो चलने लगे बयान, जब पिछले साल कुछ अभिनेत्रियां जो संसद में आई थी और संसद के बाहरी परिसर में उन्होंने बयान दिया था, मीडिया वालों से बात की थी, तो अब ये बातें उठने लगी कि ओम बिरला आखिर राहुल गांधी को कहां तक रोक पाएंगे और कितनी बातों पर उनको टोक पाएंगे। ओम बिरला की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं। दूसरी बार उनको स्पीकर बना दिया मोदी जी ने, लेकिन उसके बाद भी वो पिछले बार की तरह बचाव करते हुए दिख नहीं पा रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी जो है, वो उनकी जो शैली है उस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, वो लगातार जो है तल्ख और चुटीला दोनों ही उनका अंदाज है वो दिखता जा रहा है। राहुल गांधी जन सरोकारों की बात कर रहे हैं। आज वायनाड की जो भूस्खलन हुआ उसकी बात उन्होंने की। कल राहुल गांधी शायद वायनाड जा ही रहे हैं, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने बताया, प्रियंका गांधी भी बता रही हैं। अमरिंदर जी, जिस तरह से राहुल गांधी कभी यहाँ कभी वहां, अब जैसे वायनाड की खबर आई और वो कल वायनाड जा रहे हैं क्योंकि वो उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, तो वो वहां लोगों से मिलने जा रहे हैं। इसके पहले भी जो हाथियों वाला एक इंसिडेंट हुआ था उसके बाद भी राहुल गांधी वहां गए थे। मोदी जी को हम इस तरह से जाते हुए नहीं देखते। मणिपुर तो हम भूल ही जाएं, बाकी भी जिन जगहों पर इस तरह से हादसे हुए हैं हम मोदी जी को वहां जाते हुए नहीं देखते हैं। और लेकिन जहां जैसे अभी मनु भाकर, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, मोदी जी ने तुरंत उनसे वीडियो कॉल पे बात की। अभी फिर मनु भाकर ने एक और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, इसकी खबर भी आ गई है। ये जो मोदी वर्सेस राहुल जो करते रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पर क्या हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी अब जनता के ज्यादा करीब पहुंच रहे हैं क्योंकि वो लगातार इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरी ओर मोदी क्या खुद अपने आप को जनता से काटने में लग गए और क्या इसका नुकसान अभी लोकसभा चुनाव में उनको भुगतने मिला है? क्या आगे जो विधानसभा चुनाव होंगे या बाकी जो चुनाव होंगे उसमें भी क्या मोदी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? क्योंकि अब मोदी बीजेपी के उस तरह से पोस्टर मैन नहीं रह पाएंगे। क्या लगता है अमरिंदर जी? एक तो सुमित्रा जी जो सूचनाएं हैं उनके मुताबिक मोदी अब पोस्टर बॉय नहीं होंगे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के, ये लगभग तय हो चुका है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से समझ रही है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड तीनों राज्य उसके हाथ से निकल के जा रहे हैं, उसके हाथ कुछ नहीं आना है, तो इसलिए मोदी जी पोस्टर बॉय नहीं होंगे और उसके लिए बकरे तलाशे जा रहे हैं कि किसका गला जो हलाल किया जाएगा, किसके ऊपर दोषारोपण किया जाएगा, हार की जिम्मेदारी किसके ऊपर तय की जाएगी। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। और राहुल गांधी जनता के बीच लगातार बने हुए, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि चूंकि मोदी जी लगातार 23 वर्षों से जनता से कटे हुए हैं और जनता की बातें मोदी जी की समझ में नहीं आ सकती। मोदी जी से जो लोग मिलते हैं सुबह से शाम तक, उनमें उद्योगपति होते हैं, व्यवसायी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, अभिनेत्रियां होती हैं, अभिनेता होते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। तो उनकी समस्याएं दूसरी तरीके की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं समस्याओं को जानते हैं, उन्हीं को हल करने की वो जिम्मेदारी भी लेते हैं, उन्हीं को हल करते भी हैं। तो ये उनकी एक कमजोरी है। राहुल गांधी चूंकि समाज के विभिन्न वर्गों से मिलते हैं सुमित्रा जी, और हाजिर जवाबी राहुल गांधी की वो सामने दिख रही है। अब राहुल गांधी ने देखिए मीडिया का मसला उठाया। पहले तो मीडिया कर्मियों से जाकर के मिले और उनसे कहा, वो उन्होंने डाला भी है, कांग्रेस ने अपनी ट्विटर हैंडल पे वो क्लिप जो है, उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अरे पहले तो हमको बंद करते थे, आपको भी बंद कर दिया। तो यानी ये व्यंग एक तरीके से उन मीडिया कर्मियों के ऊपर भी था। हालांकि उन बेचारे मीडिया कर्मियों की हैसियत नहीं है कि वो अपने टीवी चैनल की कोई पॉलिसी को तय कर सकें, जहां सुबह से शाम तक राहुल गांधी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है और मोदी भक्ति के गीत गाए जाते हैं। लेकिन फिर भी इसके जरिए उन्होंने उनके मालिकों को भी संदेश दे दिया कि आप जो हमारे खिलाफ सुबह से लेकर शाम तक लाठी भांजते रहते हैं,
और जिस सरकार की आप सुबह से शाम तक वंदना करते रहते हैं, वो सरकार या कहिए कि उस पार्टी से जुड़े हुए लोकसभा स्पीकर वो आपके साथ क्या बर्ताव कर सकते हैं, ये राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया। और फिर सदन के अंदर राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस मसले को उठाया, आप देखिए कि जिस समय राहुल गांधी ये मसला उठा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चूं चपड़ बिल्कुल नहीं हो रही थी। और एक तरीके से कहा जाए तो ओम बिरला साहब जो थे, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी मंत्री ने शायद कुछ बोलने की कोशिश की भी, तो उन्होंने कहा कि जब वो इस मतलब चेयर से बात कर रहे हैं तो बात करने दीजिए। यानी उनको भी ये लगा, ओम बिरला साहब को, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो सदन की के चेयरमैन की अवहेलना कर रहे हैं और अपमान कर रहे हैं। तो उनको कहना पड़ा कि भाई जब मुझसे बात कर रहे हैं तो आप बीच में क्यों टोक रहे हैं। तो ये देखने में आया। तो राहुल गांधी ने और उस बात को पकड़ लिया। जब उन्होंने कहा कि उन्हें बेचारे मत करें, उनका ठीक है नॉट बेचारे, लेकिन वो ओम बिरला साहब की समझ में ही नहीं आया कि नॉट बेचारे कह रहे हैं तो क्या। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें बेचारे मत करिए, तो फिर उन्होंने किया कि नहीं सर बिल्कुल नॉट बेचारे, यानी कि नॉट बेचारे बेचारे नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बता भी दिया कि वो बेचारे भी हैं और फिर ये आप कह रहे हैं तो नॉट बेचारे हैं। तो इस तरीके से राहुल गांधी अपनी वाकपटुता से स्पीकर को भी फंसा रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को भी फंसा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात समिता जी ये कि इस वाकपटुता में ही वो जनता के सारे मुद्दे ला रहे हैं, सदन के अंदर उठा रहे हैं और इस सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि वो या तो उनके जवाब दे और जवाब नहीं है तो सरकार बेनकाब होती हुई नजर आए। ये राहुल गांधी अपनी रणनीति में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से राहुल गांधी के भाषण से घिरती हुई नजर आ रही है समिता जी। बिल्कुल, राहुल गांधी ने 1 जुलाई को भी जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने असली हिंदुत्व और असली हिंदू होने की बात जो है वो समझाई थी। कल के उनके भाषण में भी जिस तरह से उन्होंने, मतलब 1 जुलाई के भाषण में अगर अभय मुद्रा का जिक्र था, तो कल के भाषण में उन्होंने शिव की बारात का जिक्र किया कि इस चक्रव्यूह को कौन तोड़ सकता है। यानी राहुल गांधी बीजेपी को न केवल वो मुद्दों पर घेर रहे हैं, बल्कि अपने मतलब उठाए मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर, बल्कि बीजेपी ने जिस मुद्दे को बनाकर सीढ़ी बनाई और सत्ता तक पहुंची, अब राहुल गांधी क्या अमलेंदु जी उस सीढ़ी को ही हटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर अब मोदी क्या बोलेंगे, क्योंकि राम मंदिर का मसला फेल हो गया। राम मंदिर के बाद उन्होंने फिर ये नहीं, कभी अब बीजेपी के वालों के मुंह से हम ये नहीं सुनते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। यहाँ तक कि मोदी भी अब जय श्री राम की जगह अब जय जगन्नाथ बोलने लगे हैं। तो अच्छी बात है, सारे भगवान एक हैं। राहुल गांधी भी तो यही बोल रहे हैं कि सारे धर्मों की शिक्षा एक ही, और यही बात उन्होंने संसद में बोली थी, जो बड़ी नागवार गुजर गई थी बीजेपी को। कल उन्होंने जो अभय मुद्रा नहीं, जो चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए शिव की बारात की बात की, और इसके साथ जो उन्होंने चक्रव्यूह का पद्मव्यूह से जिस तरह से जोड़ा, तो अब उस पर उनको ट्रोल करने के लिए ये याद दिलाया जा रहा है कि राजीव यानी राहुल के जो पिता हैं उनका भी नाम का अर्थ जो है कमल है, और कमल जो है वो लक्ष्मी जी उसी पर बैठती हैं, और ब्रह्मा जी का भी प्रिय कमल है। वो सब जो है कमल के गुण अब बताए जाने लगे हैं। राहुल गांधी ने तो कमल को लेकर कभी कुछ कहा ही नहीं, वो तो ये बोल रहे हैं कि जिनका निशान कमल है वो इसी तरह का व्यूह रचना कर रहे हैं। और यहाँ पर राहुल गांधी जब पौराणिक कथाओं से लेकर और शिव की बारात तक और जो सबका जिक्र करते हैं, क्या इसमें अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने उस सीढ़ी को भी बीजेपी से छीन लिया जिस पर चढ़ के वो सत्ता तक पहुंची थी? अमरेंद्र जी देखिए समिता जी, राहुल गांधी उस सीढ़ी को छीन नहीं रहे बल्कि उस सीढ़ी को नष्ट कर रहे हैं जिस सीढ़ी पर चढ़ के भारतीय जनता पार्टी पहुंची थी। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी सब धर्मों की बुनियादी एकता की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी बात कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सारे क्रियाकलाप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं और हिंदू धर्म की रीति रिवाजों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सारे काम रहे हैं। राहुल गांधी ये जनता को बताने में कामयाब रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व जो है वो हिंदू धर्म के किस तरीके से खिलाफ है और इनके सारी रीति नीति जो है वो हिंदू धर्म के खिलाफ है। अभी समिता जी, हम लोगों के यहाँ इतवार को ही शाम को न्यूज़ पॉइंट का कार्यक्रम होता है, उसमें एक वो फिल्म जारी की है हम लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या क्यों हारी। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को उसको खोज के फिर से देख लेना चाहिए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और अयोध्या के लोग ये बता रहे हैं कि चूंकि इन्होंने ये नारा दिया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो आपकी ये हैसियत हो गई कि राम को आप लेके आएंगे। राम जो सारी दुनिया को लेकर आए, आप उन राम को लेके आने वाले हैं। और ये बात अयोध्या के लोगों को बहुत बुरी नागवार गुजरी और इसका असर भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हार के रूप में देखना पड़ा।
भारतीय जनता पार्टी की समझ में पता नहीं शर्मिष्ठा जी ये बात आई है कि नहीं आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो स्वयं को अविनाशी घोषित कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि वो शर्मिष्ठा जी किसी का कोई ऐसा स्लोगन नहीं था कि जो प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था, या हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री से पूछ के ही वो स्लोगन तैयार किया गया हो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वो अविनाशी हैं। यानी सीधा सीधा चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी दे रहे थे और बाबा भोलेनाथ को भी दे रहे थे। और अयोध्या की धर्म भीरू जनता ने प्रधानमंत्री की इस चुनौती को हिंदू धर्म के लिए चुनौती माना और हिंदुओं ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारी सीटें छीन ली, दुर्गति कर दी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हिंदुओं ने। ये समझ में आ गई बात। तो भारतीय जनता पार्टी की जिस सीढ़ी पर चढ़ी थी भारतीय जनता पार्टी, उस सीढ़ी को राहुल गांधी न केवल छीन रहे हैं बल्कि उस सीढ़ी को तोड़कर फेंक रहे हैं और अपनी एक नई सीढ़ी तैयार कर रहे हैं, जिसमें सब धर्मों की बुनियादी एकता की बात होगी, हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी बात होगी, ये सारी बातें होंगी और कहीं से भी कोई सांप्रदायिक विद्वेष और धार्मिक भेदभाव की बातें ना हो, इसकी गारंटी होगी। ये राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जो भी कहा कल, और जिस तरीके से आपने बताया कि वो कमल को लेकर के बताया जा रहा है कि साहब राजीव गांधी का नाम राजीव था, उसका भी कमल होता है, निश्चित तौर पर राजीव का अर्थ भी कमल होता है, पंकज का अर्थ भी कमल होता है, बहुत से पर्यायवाची हैं कमल के और उसके। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा वो ये कहा कि जो लोग कमल जिनका निशान है, इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि ये जो बीजेपी वाले और आरएसएस वाले जो सुबह से शाम तक अपने को हिंदू कहते हैं, हिंदू हिंदू करते हैं, ये हिंदू नहीं है, ये उन्होंने बताया था। तो यानी जो राहुल गांधी ने फांसा है भारतीय जनता पार्टी को जिन मुद्दों पे आकर के, भारतीय जनता पार्टी छटपटा के रह जा रही है, कसमसा के रह जा रही है, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पा रही है और राहुल गांधी की कोई काट नहीं निकाल पा रही है। अब वो जो बालक बुद्धि शब्द लेकर के आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो लोगों ने उसको एक तो बैल बुद्धि में बदल दिया प्रधानमंत्री के लिए ही स्वयं। अब सोशल मीडिया पर खूब होता है, इधर से जब जैसी बालक बुद्धि कोई कहता है उधर से बैल बुद्धि शुरू हो जाता है। फिर वो तमाम वीडियो वायरल होने लगते हैं कि वो गणेश जी की वो किस तरीके से सर्जरी थी, नाली से गैस बनती है, राजा जो है बरसात में नहीं पकड़ पाता, बादल होते हैं तो उसमें छिप जाता है हवाई जहाज। ये सारे ज्ञान प्रधानमंत्री के जो वो फिर होने लगते हैं वायरल कि ये बैल बुद्धि बता के। अब खैर वो सोशल मीडिया की लड़ाइयाँ हैं ट्रोलर्स की अपने बीच की, कौन किसको बालक बुद्धि कह रहा है, कौन किसको बाल बुद्धि कह रहा है और कौन किसको बैल बुद्धि कह रहा है। प्रधानमंत्री खुद भी एक अच्छे ट्रोल हैं, इसमें कोई मतलब वो संशय नहीं होना चाहिए। बस ये है कि प्रधानमंत्री ट्विटर के ट्रोल नहीं है, सदन के अंदर ट्रोलिंग करते हैं, चुनाव के भाषणों में ट्रोलिंग करते हैं, तो बस अंतर इतना ही है। लेकिन प्रधानमंत्री बेहतरीन ट्रोलर हैं और मुझे लगता है कि 70 सालों में सबसे बढ़िया ट्रोलर प्रधानमंत्री को कहा जा सकता है, वो है जिस तरीके से। लेकिन वो उनकी जो ट्रोलिंग की जो है शर्मिष्ठा जी गति और जो कहा जाए उनकी सब रीति नीति, उसको राहुल गांधी ने एकदम तहस नहस कर दिया है। अब उस ट्रोलिंग से काम चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों पर सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात करनी ही होगी। वायनाड का मसला आज जिस तरीके से सदन के अंदर उठा, लोगों ने मसला उठाया, एक तो ये इतने गंभीर मसले पर पता नहीं क्यों लोकसभा अध्यक्ष ने इसको वहाँ चर्चा की अनुमति नहीं दी। स्थगन प्रस्ताव के जरिए हिबी देवेन और केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया था इसको लेकर, लेकिन उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। राहुल गांधी ने वहाँ खड़े होकर इस पर बात की और कई लोगों ने इस पर बात की। राज्यसभा में हालांकि इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई, लेकिन वो स्थगन प्रस्ताव के नहीं, लेकिन वो महत्वपूर्ण विषय के उसमें, और उसमें ये हुआ कि वो जैसी मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए, हंसी निकल गई स्पीकर हमारे जो थे सभापति महोदय जगदीप धनखड़ साहब की, और इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको खींच दिया कि आप इस पे हंस रहे हैं, इतने गंभीर मसले पे वहाँ इतना हानि हुई है और आपको हंसी आ रही है। तो जो शर्मिष्ठा जी कल राहुल गांधी ने हंसी पकड़ ली थी निर्मला सीतारमण की, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो हंसी पकड़ ली जगदीप धनखड़ की, और जगदीप धनखड़ को फिर सफाई देनी पड़ी कि नहीं मैं बहुत द्रवित हूँ, मेरा हृदय बहुत ऐसा है वैसा है और ऐसी खबरें वहाँ से आ रही हैं, इस पर हो रहा है ये, और सरकार इस पर जवाब देगी। तो इतने गंभीर मसले पे भी यानी कि जो हमारे सभापति महोदय हैं वो खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग करते हुए सब नज़र आए, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं थी। लेकिन विपक्ष और ख़ासतौर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों इस बात में कामयाब रहे कि इतने गंभीर मसले पर भी ये सरकार एक तो राजनीति करती है और इसका बचाव करने के लिए किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति वो मैदान में उतरकर राजनीति करते हैं, ये समझाने में दोनों सदनों में कांग्रेस कामयाब होगी। शर्मिष्ठा जी बिल्कुल, राहुल गांधी जिस रणनीति पर चल रहे हैं उसी रणनीति पर लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह काम हो रहे हैं
और वो रणनीति यह है कि बीजेपी को एक तरफ आईना दिखाना और दूसरी तरफ उसकी जो पोल पट्टी है उसको बिल्कुल जनता के सामने खोल कर रख देना। आज जब राहुल गांधी ने वायनाड पर उन्होंने जो संवेदना जाहिर की और ये कहा कि मैं हर तरह से मदद करने के लिए मैं तैयार हूं, उन्होंने उसके साथ साथ ये भी कहा कि हाल के वर्षों में देश में भूस्खलन की संख्या बढ़ने पर उन्होंने सरकार से कहा कि वायनाड और पश्चिमी घाट सहित भूस्खलन के संभावित क्षेत्रों की पहचान कर इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई जाए। यानी एक जो गंभीर राजनेता होता है वो इसी किस्म की बात करता है। वो केवल आज जो घटना हुई, दुर्घटना हुई, उसके लिए तो थोड़े बहुत संवेदना के शब्द बोलकर और मुआवजे का ऐलान करने तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, वो इसके बहुत आगे तक जाता है। और यही बात हम राहुल गांधी के भाषणों में देख रहे हैं, जब वो चाहे वो एमएसपी की बात कर रहे हैं, चाहे जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, या ये भूस्खलन के मामले में वो ये कह रहे हैं कि जो भी इस तरह के संभावित क्षेत्र हैं उनकी पहचान की जाए और एक व्यापक कार्य योजना बनाई जाए ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। यही काम जो है वो सरकार को करना चाहिए, बल्कि विपक्ष के बिना बोले कर लेना चाहिए और प्रधानमंत्री को सदन में आकर ये बता देना चाहिए कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। जैसे आज एक और रेल दुर्घटना हो गई, उसके लिए फिर से ये बातें चलने लगी कि 6 हफ्तों में ये तीसरी बड़ी रेल दुर्घटना और इसके पीछे कहीं ना कोई साजिश है। यानी अभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन पहले आप रेल मंत्री का किसी तरह बचाव कर लो। तो मोदी सरकार लगातार बैकफुट पर है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी के उठाए मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जिस तरह से घिर चुकी है बीजेपी, हम कह रहे हैं कि चौतरफा घिर गई है बीजेपी, क्या उससे वो अपने आप को बचा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।